बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ग्लाइकोलिसिस। कल हमने बेसिक चीज़ें तकरीबन सारी कवर कर ली थी। अब हम एक्चुअल पाथवे पे जाएंगे। हमने कल देखा कि ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, उससे हम पायरुवेट बनाते हैं जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है जो कि ग्लूकोज से बनते हैं। अगर ग्लूकोज में 6 कार्बन है और पायरुवेट में 3 कार्बन है तो कॉमन सेंस ये कहेगा कि हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और इस सारे प्रोसेस में हमें मिलती है एनर्जी। ये सारा हम करते ही एनर्जी के लिए है। सेल ये सारा प्रोसेस इसलिए करता है कि एनर्जी मिल जाए। जब थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, अच्छा ग्लाइकोलिसिस में आपको मैंने बताया नेट सिर्फ 2 ATPs मिलती है। फिर उसके बाद पायरुवेट आगे मजीद मेटाबॉलिक पाथवेज में चला जाता है, वो मैं आपको अलग बताऊंगा। तो ये जो आगे मजीद मेटाबॉलिक पाथवेज है, जब इसमें आगे पायरुवेट जाता है तो फिर उससे फर्दर मजीद ATPs हमें मिलती है। ठीक है। ग्लट्स ये भी हमने कल एक्सप्लेन किया था। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे अलग से पूछे। अब मैं डायरेक्ट ग्लाइकोलिसिस के पाथवे पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ग्लूकोज जब तक सेल के साइटोसोल के अंदर नहीं जाएगा, ग्लाइकोलिसिस विल नॉट टेक प्लेस। इसलिए कि ग्लाइकोलिसिस के लिए जो रिक्वायर्ड एंजाइम्स है वो साइटोसोल में मौजूद है। सेल के साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस के पाथवे को चलाते हैं। अगर ये एंजाइम्स नहीं होंगे, कुछ बीमारियां ऐसी हैं, वो अभी अलग से कभी डिस्कस करेंगे, जिनमें कुछ एंजाइम्स की डिफिशिएंसीज होती हैं, तो उनमें ग्लाइकोलिसिस प्रॉपर नहीं होता। वो जेनेटिक डिजीजेस कुछ ऐसी हैं। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने का ये है कि जब तक ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा, ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा, खत्म। अच्छा, तो इस मकसद के लिए हमने ग्लूकोज को खींच के सेल के अंदर ले जाना है, और ये ले जाना थ्रू ग्लट्स होता है। तो ग्लट्स हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब ग्लट्स का मसला ये है कि अगर ग्लूकोज ग्लट के जरिए अंदर जा सकता है तो ये तो 2-वे ट्रैफिक है। ग्लट तो मोस्ट ऑफ केसेस में एनर्जी डिपेंडेंट नहीं होते, लिहाजा ग्लट से ग्लूकोज वापस भी बाहर आ सकता है। अब इस वापस बाहर आने को रोकने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक करते हैं। हमारा सेल क्या करता है? एक छोटा सा ट्रिक करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये ग्लूकोज ये आसानी से आ जा सकता है। हम क्या करते हैं, इसके साथ एक चीज लगा देते हैं। जैसे समंदर में जहाज जब खड़ा हो जाता है तो वो हिलता जुलता है, आ जा सकता है पानी के ऊपर, तो उसका वो एक नीचे चीज फेंक देते हैं, उसको एंकर कहते हैं ना, वो जंजीर के साथ लंगर उसे कहते हैं, तो जहाज लंगर अंदाज हो जाता है। अब ग्लूकोज को सेल में लंगर अंदाज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ट्रिक करते हैं। और वो ट्रिक क्या है कि अगर फर्ज करो आप IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम के जरिए ग्लूकोज की यहाँ से 1 2 3 4 5 6 की कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो 6 नंबर कार्बन पे ग्लूकोज के साथ एक फास्फेट अटैच कर लेता है। हमारा सेल क्या करता है, एक एंजाइम है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, उस एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। ये एंजाइम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ एक फास्फेट अटैच कर लेता है।
कहाँ पे अटैच करता है? कार्बन नंबर 6। इसलिए उसको फिर हम ग्लूकोज नहीं कहते, उसको हम फिर कहते हैं ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट यानी वो ग्लूकोज जिसके कार्बन नंबर 6 पे फास्फेट अटैच है। एंजाइम का नाम जो कि इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सो मीन्स 6, ये लैटिन वर्ड है। काइनेज, जहां पर भी काइनेज का नाम आएगा एक बात याद रखो, वो फास्फोराइलेशन कर रहा होगा। ये बात हमेशा याद रखो। काइनेज का मतलब नाम जब आएगा तो वो क्या कर रहा होगा? फास्फोराइलेशन। वो कुछ फास्फोरस के साथ रिलेटेड एक्टिविटी करता होगा, या तो फास्फोरस अटैच कर रहा होगा या डिटैच कर रहा होगा। तो हेक्सोकाइनेज यानी वो फास्फोराइलेशन का एंजाइम जो कि 6 कार्बन कंपाउंड पे एक्शन करता है। ये नाम आपको इस तरह याद भी रहेगा। हेक्सोकाइनेज यानी वो काइनेज एंजाइम जो कि 6 कार्बन स्ट्रक्चर पे या 6 कार्बन स्केलेटन पे एक्शन करता है। तो अब ग्लूकोज बन गया ग्लूकोज 6 फास्फेट। अब ये बाहर नहीं जा सकता, इसके साथ वो लंगर या जंजीर आपने लगा दी है। अब सेल की मर्जी है आगे मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जब चाहे प्रोसीड करे। ग्लूकोज अब आपने हथकड़ियों में बांध लिया है, अब ये गलट के जरिए वापस नीचे निकल सकता है। हाँ, अलबत्ता एक बात याद रखो, ये सारा जो प्रोसेस है ग्लूकोज को G6P में कन्वर्ट करने का, ये फ्री नहीं है। यहां पर आपको एक ATP की कुर्बानी देनी पड़ती है। ATP एनर्जी का यूनिट है। समझ लो आपने $1 खर्च किया, $1 के खर्चे में आपको ये मिल गया। और यहां एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, ये एडेनोसिन डाइफॉस्फेट बन गया, यानी ATP ने एक फास्फेट लूज किया। ATP जो है ना हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, ADP लो एनर्जी मॉलिक्यूल है। एक तो आपने एनर्जी लगा दी, दूसरा एक फास्फेट आपने लूज किया। वो फास्फेट कहां चला गया? कार्बन नंबर 6 पे अटैच हो गया। किसकी मदद से? हेक्सोकाइनेज की मदद से। यहां तक क्लियर हो गया? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बन गया, सिंपल। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट को फर्दर मेटाबॉलिक पाथवे में चलाने का स्टेप जो है वो ये है कि एक एंजाइम आएगा, उस एंजाइम का नाम होगा आइसोमरेज। आइसोमरेज एंजाइम का मतलब क्या, नाम क्या शो कर रहा है? वो कोई आइसोमर बनाता है। क्या करता है? आइसोमर बनाता है। तो ग्लूकोज का आइसोमर कौन सा है? फ्रुक्टोज। ग्लूकोज का आइसोमर कौन सा है? फ्रुक्टोज। अब G6P से F6P बन जाएगा, यानी ग्लूकोज 6 फास्फेट के बजाय फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बन गया। चूंकि आइसोमर में सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है, एटम्स को हम रीअरेंज करते हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ते, सिर्फ रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। इसलिए ये एंजाइम इस पे इसको कैटालाइज करेगा, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो जाएगी, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बन जाएगा। और आपको पता है आइसोमर जैसे होते हैं, जैसे ये और जैसे ये, यही आइसोमर्स है। तो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट इजीली बन जाता है, न तो उसको एनर्जी चाहिए और न वो हमें एनर्जी देगा, न हमसे लेगा न हम उसको देंगे। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, ये टोटल आपको 10 स्टेप्स करने पड़ेंगे। 1 2 तीसरा हमने कर लिया। अब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से जो अगला बनेगा उसमें अगेन एक ATP देनी पड़ेगी, वो आपको समझ आ जाएगी कि क्यों। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट का अगला जो रिएक्शन है उसमें एक ATP की आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। ATP जो कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है वो लो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने एनर्जी दे दी, यानी ये
एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें आपने एनर्जी प्रोवाइड की है बाहर से। अच्छा, और आपको एक फास्फेट की कुर्बानी देनी पड़ी। वो फास्फेट जो आपने सेक्रीफाई किया, एटीपी से निकाल के इस F6P में अटैच कर दिया, वो कार्बन नंबर 1 पे अटैच हो जाएगा। कहाँ पे? कार्बन नंबर 1 पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर भी अटैच है एक फास्फेट, और कार्बन नंबर 1 पर भी अटैच है। तो इस नए कंपाउंड का क्या नाम होगा? फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। बिस मैंने लिखा है, फास्फेट आप लिख दो। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। और एंजाइम जो इसको कैटालाइज कर रहा है वो भी आसान है, नाम याद रखना, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। कौन सा? फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज। अब देखो फिर एक काइनेज एंजाइम का नाम आया है, इसने क्या कमाल किया है, इसने दोबारा फास्फोराइलेशन की है। पहले फास्फोराइलेशन पोजीशन नंबर 6 पे थी, अब फास्फोराइलेशन पोजीशन नंबर 1 पे है। तो दोनों पे हो गई है। कार्बन के स्ट्रक्चर में 1 कार्बन और 6 कार्बन दोनों पे फास्फेट अटैच हो गया है। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा शायद एक्सप्लेनेशन मांगता होगा। जब कोई भी चीज दो हो तो हम कहते हैं डाई। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन जिसके साथ 2 ऑक्सीजन अटैच है, और इसको हम बाई भी कहते हैं, डाई भी कहते हैं और बाई भी कहते हैं। बिस क्या है? बिस एक्चुअली बाई है, बिस बी डबल है, बिस बी डाई है या बाई है। फर्क ये है कि अगर फर्ज करो ये एक स्ट्रक्चर है, यहां पर फॉर एग्जांपल सल्फर या फास्फेट अटैच है, हमारे केस में फास्फेट है। अगर ये फास्फेट कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, अगर ये फास्फेट कार्बन नंबर 1 और 2 दोनों पे अटैच है तो हम कहेंगे बाइफास्फेट, यानी एडजसेंट है एक दूसरे के साथ। देखो 1 2 एडजसेंट है। अच्छा, अगर फर्ज करो ये फास्फेट कार्बन नंबर 1 पे अटैच है और फिर कार्बन नंबर 3 पे अटैच है, या चलो कार्बन नंबर 3 नहीं कार्बन नंबर 4 पे अटैच है, चलो कार्बन नंबर 4 नहीं कार्बन नंबर 5 पे अटैच है, तो फिर हम इसे बाई नहीं कहेंगे, फिर हम इसे कहेंगे बिस, इसलिए कि ये एडजेसेंट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट समझ गए? इसलिए हम इसको बिस फास्फेट कहते हैं। एक पोजीशन नंबर 1 पे है, दूसरा पोजीशन नंबर 6 पे है, तो हम कहते हैं बिस फास्फेट, बाइफास्फेट नहीं कहते। अगर आपने बाइफास्फेट लिख दिया तो ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, लेकिन साइंटिफिकली ये गलत होगा। आपको चाहिए कि इसको बिस फास्फेट करो। यहां तक बात क्लियर हो गई है? क्या नाम है? फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट बन गया। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट पर एक एंजाइम एक्शन करेगा, उस एंजाइम का नाम है अल्डोलेज। अल्डोलेज नाम भी आपको याद रहना चाहिए आसानी से, इसलिए कि ये अल्डोजिस बनाता है। अल्डोजिस आर टाइप्स ऑफ शुगर। जी आपने यकीनन एफएससी में भी पढ़े होंगे, और आपकी जो हायर अभी क्लासेस चल रही है उनमें भी आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे। अल्डोजिस और ट्रायोजिस और हेक्सोजिस सारे आपने पढ़े होंगे। तो ये जो अल्डोजिस बनाने वाला है इसका नाम क्या है? अल्डोलेज। अल्डोलेज जब इस पे एक्शन करता है तो इससे 2 कंपाउंड्स बनते हैं। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट से, यानी उसको तोड़ देता है। अब वो पायरुवेट में जाने वाले स्टेप की तैयारी शुरू हो गई। अगर आप सोचो जरा, 6 कार्बन का जो स्केलेटन है, अब उसको हमने दरमियान में तोड़ के 2
तीन तीन कार्बन वाले कंपाउंड्स बना लिए, अल्डोजिस। और आहिस्ता आहिस्ता अगली स्टेप्स पे आपको समझ आ जाएगी कि इससे फिर पायरुवेट कैसे बनता है। अच्छा, अल्डोलेज एंजाइम ने फ्रुक्टोज 1,6 बिसफास्फेट पे एक्शन करके उससे दो कंपाउंड्स बना लिए। एक कंपाउंड का नाम है ग्लाइसर अल्डिहाइड 3 फास्फेट, यानी ये ग्लाइसर अल्डिहाइड है और पोजीशन नंबर 3 पे फास्फेट अटैच है। और दूसरा कंपाउंड है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ये जो कंपाउंड है, इसका मसला ये है कि ये आगे प्रोसीड नहीं कर सकता रिएक्शन में, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड बन जाता है, लिहाजा इससे आगे कुछ नहीं बनता, ये यहां पर स्टॉप कर लेता है। ये रिएक्शन को प्रोसीड करता है। ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट क्या कर सकता है, रिएक्शन को आगे ले जा सकता है, बट DHAP नहीं ले जा सकता, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट नहीं ले जा सकता रिएक्शन को आगे, ये यहां पर ही स्टॉप हो जाता है। हाँ, एक बात है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट इसमें और ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में कन्वर्ट हो सकता है। देखो ये मैंने निशान डाले हैं, ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है, बट ये रिएक्शन को आगे ले जा सकता है और ये नहीं। तो जब ये खर्च हो जाता है, यानी इससे पायरुवेट बन जाता है, तो फिर ये Ga3P में कन्वर्ट हो जाता है और ये दोबारा एक और पायरुवेट बनाता है। तो जो मैंने स्टार्ट में कहा था कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन स्केलेटन है, स्केलेटन ढांचा, उससे 2 पायरुवेट बनते हैं जो कि 3 कार्बन स्केलेटन है। वो बात ऐसी है, ये बात समझ में आ गई है। एक इससे पायरुवेट बनेगा, दूसरा पायरुवेट इससे बनेगा। ये तो बॉडी में तो जमा नहीं होगा सेल में ना, ये कन्वर्ट होके Ga3P में आएगा और Ga3P से एक और पायरुवेट बनेगा, लेकिन इससे खुद और कुछ नहीं बनेगा। और इसको कन्वर्ट करने के लिए चूंकि ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, लिहाजा आइसोमरेज एंजाइम काम आएगा। यहां तक बात समझ आ गई है? अच्छा, अगर यहां तक बात समझ आ गई है तो एक पॉइंट बताता हूं। पॉइंट ये है कि जो यहां से शुरू होके इनके बनने तक, यानी इसके बनने तक, और ये दोनों जवान बन गए, इन जवानों के बनने तक का जो अमल है वो फर्स्ट फेज है। मैंने आपको कल बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस के 2 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और फर्स्ट फेज की खुसूसियत क्या है? फर्स्ट फेज में हम ATP खिलाते हैं, ATP का इनपुट देते हैं, पहले बिजली देते हैं, फिर मशीन काम करता है। तो हमने ATP की बिजली दे दी है और यहाँ तक इसको लेके आए, ये 2 जवान बन गए। अब इन 2 जवानों ने जब ये बड़े हो गए, पढ़ लिख के जो है कुछ बन गए, तो अब हमें ये एनर्जी देंगे। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसको छोड़ दो, इसकी बात करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे या कुछ देर बाद ये भी इसी में कन्वर्ट होना है। ये बात मैं आपको समझा चुका हूं, तो लिहाजा हम इसकी बात एक दफा कर लेंगे, लेकिन एक्चुअली होता 2 दफा है। समझने के लिए तो हम एक दफा कहेंगे, लेकिन ये माइंड में जरूर डालो कि ये सारा काम 2 दफा होता है। एक दफा इसके साथ खुद, दूसरी दफा इसको इसमें कन्वर्ट करके फिर इसके साथ। ये बात क्लियर हो गई है? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब अगला स्टेप आप देखो। ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के साथ एक इनऑर्गेनिक फास्फेट मिलेगा। ग्लाइसरल्डिहाइड जिसके पोजीशन नंबर 3 पे फास्फेट अटैच है, एक और फास्फेट लेने की खातिर हम एक इनऑर्गेनिक फास्फेट देंगे।
और इस पर पोजीशन नंबर 3 के अलावा पोजीशन नंबर 1 पर भी एक फास्फेट अटैच हो जाएगा। जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है 1,3-बिस फास्फोग्लिसरेट। वही बात है, बाय के बजाय बिस लिखा है। 1,3-बिस फास्फोग्लिसरेट ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट से बन गया, एक इनऑर्गेनिक फास्फोरस दे दिया, और कैटालाइजिंग एंजाइम कौन सा है? ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजनेज। एंजाइम कौन सा है? ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजनेज। इन सारी बातों में मैं सिंस पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं। जब इनमें थोड़ा सा सिंस पैदा हो जाता है तो फिर आपको याद करना स्टेप्स का आसान हो जाता है। जब आप याद करोगे तो सिंस के साथ याद करोगे, समझ के याद करोगे, ठीक है? अच्छा, अब इसमें क्या सिंस है? ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजनेज का मतलब ये है कि डीहाइड्रोजनेशन हो गई है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट की। ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट की डीहाइड्रोजनेशन हो जाने का मतलब क्या हुआ? इसमें से एक हाइड्रोजन चला गया है। हाइड्रोजन का किसी भी कंपाउंड से निकल जाना ऑक्सीडेशन है। जब हाइड्रोजन किसी कंपाउंड से निकलता है तो क्या वो हवा में तो नहीं जाता ना, कोई दूसरा एटम उसको एक्सेप्ट करता है। तो ये जो जिसने लूज किया ये तो ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन जिसने एक्सेप्ट किया वो क्या हो गया? वो रिड्यूस हो गया। तो एक्चुअली ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट का 1,3-बिस फास्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाना कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? Ga3P का कन्वर्ट होना 1,3-बिस फास्फोग्लिसरेट। ये एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम कैटालाइज कर रहा है इस पूरे रिएक्शन को, और बनता है ये कंपाउंड, एक फास्फेट जो इनऑर्गेनिक फॉर्म में हम इसको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ऑक्सीडाइज तो Ga3P हो गया, रिड्यूस कौन सा हो गया? यानी हाइड्रोजन जो रिलीज हुआ है डीहाइड्रोजनेज एंजाइम की मदद से, जो हाइड्रोजन रिलीज हो गया है वो किसके पास चला गया? वो आ गया जनाब NAD के पास। ये NAD ऑक्सीडाइज स्टेट में था, अब ये NAD रिड्यूस स्टेट में आ गया है। NAD से क्या बन गया? NADH। NADH अब आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, और वो एक डिफरेंट स्टोरी है जो मैं आपको फिर बताऊंगा कि फिर इससे अलग से एनर्जी बनती है, वो फिलहाल आप भूल जाओ। लेकिन ये ज़रूर याद रखो सेंस बनाने के लिए कि ये एंजाइम डीहाइड्रोजनेज जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करता है तो कैसे करता है? इसको ऑक्सीडाइज किया और इसको यानी NAD को रिड्यूस किया। मेरा ख्याल है कुछ सेंस बन जाने के बाद आपको कुछ समझ आ गई होगी, लेकिन मैं फिर बताता हूँ, बार बार बताता हूँ कि अगर समझ नहीं आती तो यू मस्ट आस्क मी। मैंने आपको अपना नंबर भी दिया है, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप मुझे जो भी चीज़ समझ में नहीं आती, इवन बायोकेमिस्ट्री के अलावा भी आपको भी चीज़ समझ में नहीं आती, आप मुझे बेझिझक पूछ लिया करो, मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपकी हेल्प करूँ। अच्छा, अब आगे ज़रा जाते हैं कि क्या होता है। ये सेकंड फेज़ में अब हम चल रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट फेज़ यहाँ पे ख़त्म हो गया। इन दो गाइज के प्रोड्यूस होने के बाद फर्स्ट फेज़ ख़त्म हो गया, अब सेकंड फेज़ में हम सफ़र कर रहे हैं।
1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट बन गया है विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम। और ये सारा आपने देख लिया। अब बिस फास्फोग्लिसरेट से एक और प्रोडक्ट बनेगा। 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट को हम कन्वर्ट करेंगे 3 फास्फोग्लिसरेट। किसमें? 3 फास्फोग्लिसरेट। 3 फास्फोग्लिसरेट किससे बना? 1,3 फास्फोग्लिसरेट से। इसका मतलब है कि पोजीशन नंबर 1 पे जो फास्फेट था वो लूज किया, वो लूज हो गया है, चला गया है। जब वो चला गया है तो साथ में पड़ा हुआ एक एडीपी था, उसने वो इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया। जब इमीडिएट एक्सेप्ट किया तो एटीपी बना लिया। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट था, अब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। तो आपको यहाँ पर पहली एनर्जी इन नौजवानों ने प्रोवाइड कर दी, जो मैंने कहा था ना कि पढ़ लिख के कुछ बन गए हैं, बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो देखो बन गए, आपको पहली तनख्वाह ला के दे दी है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। यहाँ पर कैटालाइजिंग एंजाइम कौन सा है? बिस फास्फोग्लिसरेट काइनेज। काइनेज देखो, फिर इसने काइनेज का काम कर दिया, फास्फोरस के साथ कुछ एक्टिविटी कर ली है। ठीक है, एक फास्फोरस को 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट से निकाल के एटीपी को दे दिया है। एक्चुअली एडीपी को दे दिया, उसने खुद को एटीपी में कन्वर्ट कर लिया। तो बिस फास्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम का नाम है। प्रोडक्ट का क्या नाम है? 3 फास्फोग्लिसरेट। ठीक, यहां तक बात क्लियर है। अब 3 फास्फोग्लिसरेट एक और रीअरेंजमेंट रिएक्शन करेगा, जिस तरह के ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बना था ना, एक सिंपल सा छोटा सा रिएक्शन और होगा। उस रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे एक सिंपल सा एंजाइम, उसका नाम है फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। म्यूटेशन कर लेगा। म्यूटेज का नाम मतलब क्या? म्यूटेशन कर लेगा। 3 फास्फोग्लिसरेट में म्यूटेशन करके उससे 2 फास्फोग्लिसरेट बना लेगा। 3 फास्फोग्लिसरेट से 2 फास्फोग्लिसरेट बनाएगा। कौन बनाएगा? फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। अब इसमें न एनर्जी प्रोड्यूस होती है न कंज्यूम होती है। ठीक है, ये सिंपल एंजाइमेटिक रिएक्शन है। अच्छा, 2 फास्फोग्लिसरेट से अब आगे जो बनेगा विद द हेल्प ऑफ इनोलेज। एंजाइम कौन सा है? इनोलेज। इनोलेज एंजाइम 2 फास्फोग्लिसरेट पे एक्शन करेगा और फास्फो इनोल पायरुवेट बनाएगा। ये पायरुवेट बनने का पहला स्टेप। फास्फोइनोल पायरुवेट, अब ये इनोल फॉर्म में है लेकिन उसके साथ फास्फेट अटैच है। ये फास्फेट यही है जो पोजीशन नंबर 2 पे था। इनोल फॉर्म में आ गया है और फास्फेट उसके साथ अटैच है। तो इस तरह आपको सिंस बनाने के लिए ये एंजाइम याद रहेगा। इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम जिसने इसको कैटालाइज किया उसका नाम है इनोलेज। राइट। फास्फोइनोल पायरुवेट जब बन गया तो अब एक दफा काइनेज वाला काम फिर करना है। एक दफा काइनेज वाला काम कर लो और आपका फास्फोइनोल पायरुवेट से फास्फेट निकल के सिर्फ पायरुवेट बन जाएगा, रह जाएगा। और वहाँ पर आपको जो एंजाइम ज़रूरत है उस एंजाइम का नाम भी काइनेज ही होगा। लिहाजा आप याद रखो कि इस स्टेप पे जो एंजाइम चाहिए वो पायरुवेट काइनेज है। पायरुवेट काइनेज क्या करेगा? फास्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट काइनेज बनाएगा। फास्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनाने के लिए कौन सा एंजाइम है? पायरुवेट काइनेज। अब काइनेज वाला काम हो गया है लेकिन फास्फेट लूज किया है। जब फास्फेट लूज किया तो करीब में मौजूद सेल के अंदर एडीपी था, उसने फौरन उस फास्फेट को कैच करके खुद को एटीपी में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इन नौजवानों ने आपको दूसरी तनख्वाह ला के दी। ठीक है,
आपके सेल को एक और एटीपी मिल गई है, तो आपको 2 एटीपी मिल गई है। लेकिन एक्चुअली ये 2 नहीं है, 4 है। 4 क्यों है? इसलिए कि 2 आपको इससे मिली, लेकिन जब आपने ये कंज्यूम करके पायरुवेट में कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ मौजूद ये स्पेयर पड़ा था। अब ये कन्वर्ट होके, चूंकि ये तो आइसोमर्स हैं, तो अब ये DHAP कन्वर्ट होके GA3P में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइसराइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्लाइसराइड 3 फास्फेट एक और नया आपको मिल गया। अब दोबारा से ये सारा पाथवे चल जाएगा और आपको एक और पायरुवेट और साथ में 2 ATPs मिल जाएंगे। तो टोटल ATP जो आपको ग्लाइकोलाइसिस से मिलते हैं क्या है? ग्लाइकोलाइसिस से आपको 4 ATP मिलते हैं, इसलिए कि आपके पास GA3P 2 दफ़ा आएगा। 4 आपको मिले और आपने कंज्यूम कितने किए थे? 2 ATPs। 2 आपने, एक आपने बिल्कुल स्टार्ट में लगा दिया था और एक आपने इस स्टेप में लगा दिया था। तो 4 मतलब 2 तो आपने जेब से डाले थे, 4 आपको मिल गए। तो आपकी कमाई क्या हो गई है? प्रॉफिट क्या हो गया है? ग्लाइकोलाइसिस का प्रॉफिट क्या है? 2 ATP। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, अगर आपको किसी भी स्टेप की समझ नहीं आती, यू जस्ट आस्क। ठीक? विश यू गुड लक।